सुबह सुबह कहाँ जा रही हो रीना? जैसे ही मैंने अपने फ्लैट का गेट खोला तो रीना एक टूरिस्ट बैग लटकाए अपने बेटे कुणाल का हाथ पकड़कर अपने फ्लैट के गेट से बाहर निकल रही थी। सुबह 6 या 6:30 बजे का समय होगा। मेरी आवाज़ सुनकर रीना थोड़ा ठिठक गई और बोली, जा रही हूँ दीदी इस घर से जहाँ भगवान ले जाता है। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई। ये क्या बोल रही हो? मैं यानी रीना की पड़ोसन सविता। रुको, क्या बोल रही हो ये? कुछ झगड़ा हो गया क्या महेश के साथ? महेश रीना का पति। रीना बोली, झगड़ा क्या होना है दीदी, यहाँ तो झगड़ा रोज की बात है, पर अब तो महेश ने हद कर दी है। सविता बोली, चलो अभी मेरे घर चलो, तुम बहुत गुस्से में हो। अंदर चलकर बताओ क्या हुआ है जो तुमको ये घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। रीना बोली, नहीं दीदी रहने दो, एक दिन की बात होती तो आप मुझे अपने घर में आसरा दे देती। मैं कहीं भी चली जाऊंगी लेकिन इस आदमी के साथ नहीं रहूंगी। सविता, जो रीना से 3-4 साल ही बड़ी होगी, वो रीना को अपनी छोटी बहन ही समझती थी और हमेशा दोनों अपने सुख दुख एक दूसरे के साथ शेयर करते, साथ ही आपस में एक दूसरे की हर मदद भी करते। आज जब उसको लगा कि मामला गंभीर है, वो रीना का हाथ जबरदस्ती पकड़कर अंदर ले आई। बोली, रीना मेरी बहन, इतना आसान नहीं होता अपना बसा बसाया घर छोड़कर नया घर कहीं भी बसा देना, चाहे वो पति हो या पत्नी। ठीक है, तुम सेल्फ डिपेंड हो, पैसे के लिए तुमको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, लेकिन जो भी तुमने सोचा है वो हकीकत में बहुत मुश्किल है। अपने बारे में नहीं तो इस मासूम कुणाल के बारे में सोचो। सविता के घर के अंदर आते ही रीना फूट फूट कर रोने लगी और बोली, दीदी, मेरे माता पिता ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, अपने पैरों पर खड़ा किया, लेकिन कुछ फायदा नहीं। औरत चाहे अपने पैरों पर खड़ी हो या ना हो, उसको हर तरह से पुरुष पर निर्भर रहना ही पड़ता है, भले पुरुष चाहे कितना ही नकारा निकम्मा ही क्यों ना हो। रीना रोए जा रही थी और बोले जा रही थी कि मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती थी कि मैंने अच्छी पढ़ाई के बाद सरकारी जॉब ज्वाइन की है। मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि लड़कियों को आर्थिक रूप से सेल्फ डिपेंड रहना चाहिए, ताकि कल उसको हर छोटी बड़ी चीज के लिए पति पर निर्भर ना रहना पड़े, पर ज़रूरत पड़ने पर वो भी पति की मदद कर सकती है। तब ये बातें सुनकर अपने पर बहुत गर्व महसूस होता था, लेकिन आज लगता है कि मम्मी को भी शायद पता नहीं था कि औरत चाहे कितनी ही आर्थिक रूप से मजबूत क्यों ना हो, पुरुष उसको अपने से ऊंचा उठने नहीं देते या पुरुष से ज़्यादा अधिकार औरतों को नहीं देते। मम्मी का जीवन घर गृहस्थी के बाहर नहीं था, तो उनकी सोच औरत के आर्थिक मजबूत होने तक ही सीमित रही। वो सोचती थी शायद कि औरत अगर आर्थिक रूप से मजबूत होती है तो वो हर रूप से मजबूत होती है। उसने भी शायद अपने जीवन में इसी प्रकार की समस्याओं का सामना किया होगा जो एक पुरुष प्रधान समाज एक औरत के सामने खड़ा करता है। मुझे भी उसने यही सिखाया। उसकी समस्याएं घर के अंदर तक सीमित थी, तो वो भी मुझे उन्हीं समस्याओं से लड़ने के लिए मजबूत कर रही थी। उसको क्या पता था कि जब कोई लड़की घर से बाहर की दुनिया में उड़ान भरने लग जाती है तो पुरुष नामक पक्षी उसको अपने आगे उड़ने की इजाज़त नहीं देता। अगर वो जिद करके या अपनी मेहनत के दम पर आगे निकलने की कोशिश भी करती है तो उसके पंखों को कतरने की कोशिश की जाती है, भले ही उसके लिए कोई भी तरीका क्यों ना अपनाना पड़े। मैंने कहा, रीना तू पहेलियां मत बूझा, बता तो सही हुआ क्या है। रीना बोली, दीदी मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। मैं शादी से पहले ही मैं असिस्टेंट पद पर नियुक्त हो गई थी। वहीं मेरी मुलाकात महेश से हुई। हमने एक बैच में परीक्षा पास की और एक ही विभाग में सहायक के पद पर नियुक्त हो गई। शुरू में तो हमारी दोस्ती एक कलीग से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे हम दोनों को आपस में प्यार हो गया। शादी से पहले महेश ने बताया कि उसके पिता सरकारी अधिकारी रिटायर्ड है, 2 बहनें विवाहित है, लेकिन पापा ने दोनों बहनों के लिए सब कुछ जमा किया है। चंडीगढ़ में अपना बड़ा बंगला है। माताजी स्कूल से रिटायर्ड प्रिंसिपल है। हमने दोनों ने अपना कमाना खाना है। मेरे माता पिता तो इस शादी के खिलाफ थे। उनकी मैं अकेली औलाद थी। वो नहीं चाहते थे कि मैं उनसे दूर जाऊं, लेकिन तब मैं ही इसके प्यार में अंधी हो गई थी
और नौकरी लगने के साल भर के अंदर ही हमने शादी कर ली। रीना की कहानी चल ही रही थी, तब तक आनंद और सविता के बच्चे भी बेडरूम से उठकर बाहर आ गए थे और रीना को बैग और कुणाल के साथ देखकर चौंक गए। सविता ने जल्दी जल्दी में आनंद को रीना की स्टोरी शॉर्ट में सुना दी, जो कि सुबह से चल रही थी। आनंद ने भी रीना को सांत्वना दी कि सब ठीक हो जाएगा और किचन की तरफ चले गए चाय बनाने। सविता पीछे पीछे गई और बोली, अरे आप बैठो, मैं बना तो रही हूँ चाय। वो रीना सुबह से परेशान है ना, तो थोड़ा देर हो गई आपके लिए चाय लाने में। आनंद ने सविता को प्यार से कहा, कोई नहीं, मैं सबके लिए चाय बनाकर लाता हूँ, तुम रीना के पास ही बैठो, बहुत दुखी लग रही है। सविता फिर आकर रीना के पास बैठ गई तो रीना बोली, सविता तुम काम करो, सुबह से मैंने तुम्हारा समय खराब कर दिया। आनंद भैया नाराज होंगे कि चाय नाश्ता बनाने की बजाय मेरे पचड़े में कहाँ पड़ गई। सविता बोली, अरे अरे नहीं रीना, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे आनंद, उनका स्वभाव नहीं है ऐसा। मैं अगर कभी सुबह उठ नहीं पाती तो वो चाय नाश्ता भी बना देते हैं हमारे लिए भी और अपने ऑफिस के लिए भी, तुम चिंता मत करो। सविता की बातें सुनकर रीना बोली, यही तो बात हमारे घर में अलग है, वहाँ औरत को बस एक औरत के अलावा कुछ नहीं समझा जाता। मैं और महेश दोनों ऑफिस से थके हारे आते हैं तो महेश घर आते ही सोफे पर पसर जाते हैं और पड़े पड़े मुझसे 10 फरमाइशें करते हैं। कभी उनको बोल दूं कि थककर तो मैं भी आई हूँ तो एक ही जवाब मिलता है मुझे, हाँ मुझे पता है कितना थक कर आती हो, तुम्हारा जो असली काम है वो यही है, ऑफिस तो तुम खाली नैन मटक्का करने जाती हो मर्दों से। कभी तो इस बात पर बहुत लड़ाई हो जाती है और कभी मैं मन मसोड़कर चुपचाप काम में लग जाती हूँ। लड़ाई करने के बाद भी तो मुझे ही करना पड़ता है, फिर फायदा क्या लड़कर। लेकिन दीदी कब तक, मैं थक गई हूँ पिछले 10 साल से ये बेइज्जती सह सहकर। दीदी मेरी मम्मी ने मुझे बहुत मना किया कि तू इतनी जल्दी शादी मत कर, अभी अभी तेरी नौकरी लगी है, कुछ समय एंजॉय कर, बाकी जीवन तो घर गृहस्थी के पचड़ों में पड़ना ही है। शायद एक बार मैं मम्मी की बात मान भी जाती, लेकिन महेश ने जल्दी शादी की रट पकड़ रखी थी। कहा यदि तुम्हारे घर वाले नहीं मानते हैं तो भागकर शादी कर लेते हैं। देर की तो मुझे कोई इल्जाम मत देना फिर बेवफाई का। मुझे भी लगा ये हीरा कहीं मेरी झोली से फिसल ना जाए। मुझे क्या पता था ये हीरा नहीं नीरा कोयला है, जिसके प्यार में पड़कर मैं अपना और अपने माता पिता का मुंह काला कर रही हूँ। और मैंने जल्दबाजी में शादी कर ली। शादी के दिन ही मुझे इनके परिवार के अलावा घर में कोई रिश्तेदार नहीं दिखा। इनके माता पिता और 2 बहनें ही घर में थे, जो कि चंडीगढ़ से आए हुए थे। 1 बेडरूम फ्लैट में इतने बड़े परिवार के साथ रहने की बात सोचकर ही मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था। ये बात नहीं कि मुझे पता नहीं था कि महेश 1 बेडरूम फ्लैट में किराए पर रहता है, पर उसने कहा कि उसके माता पिता ने 3 बेडरूम फ्लैट बुक किया हुआ है, जो कि जल्दी ही उसको मिलने वाला है। और यदि ना भी मिला तो वो शादी से पहले ही 3 बेडरूम फ्लैट किराए पर ले लेगा। शादी की आपाधापी में मैं उससे पूछना ही भूल गई कि उसने अपना रूम शिफ्ट किया या नहीं। जब शादी होकर मैं घर आई तो घर में पैर रखने की जगह नहीं थी। माँ और बहनों ने एकमात्र बेडरूम पर अपना कब्जा किया हुआ था। मैं कभी घर को देखूं, कभी महेश को। मुझे लॉबी में बैठाकर वे सब लोग एक बेडरूम में बैठकर न जाने कौन सी कॉन्फ्रेंस में लगे थे। शाम हो गई, कोई पानी तक नहीं पूछ रहा घर में। एक बार मैंने अपनी ननद से पानी मांगा तो वो बोली, भाभी आपका ही घर है और आप हमसे पानी मांग रही हो, आपको हमारी खातिरदारी करनी चाहिए थी। और आप है कि जब से आई है यहाँ पर सो रही है, जरा दिखाओ तो क्या क्या मिला है आपको। हमारा भी हक बनता है आपके गिफ्टों पर। मैं बार बार महेश को देख रही हूँ, लेकिन उसने तो मुझे इस घर के अंदर लाकर ऐसे पटका कि मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। उल्टा मुझे बोल रहा कि सुनो भाई, क्या बोल रही है मेरी प्यारी बहनें। दीदी अभी मुझे इस घर के अंदर प्रवेश किए 2 घंटे भी नहीं हुए होंगे कि सबकी फरमाइशें शुरू हो गई। मैं महेश से पूछना चाह रही थी कि कहाँ है तुम्हारा 3 बेडरूम फ्लैट, क्या मुझे इस लॉबी में ही पड़े पड़े सड़ना पड़ेगा, पर कहती किससे। इस दौरान
मम्मी का 2 बार फ़ोन आ गया कि ठीक है तू वहाँ पर, कैसा लग रहा है। मैंने कहा क्या मम्मी, आप तो ऐसे पूछ रही है जैसे मैं पता नहीं विदेश तो नहीं चली गई, यहीं आपके शहर में हूँ, कल मिलती हूँ। कैसे बताती उनको कि तुम्हारी बेटी शादी नामक गेम की पहली ही बॉल पर बोल्ड हो गई है। अब पता नहीं आगे इस गेम में कैसे टिक पाएगी। जब से मैंने महेश से शादी की बात अपने माता पिता को बताई, वे हमेशा यही कहते कि कभी हमको उसके घर ले चल, हम भी तो देखें हमारी नाजों से पली बेटी को वो कैसे और कौन से महल में रखेगा। मैं महेश को ये बात बताती तो वो ये कह के मुझे टाल देता कि जब हमारा 3 रूम फ्लैट निकल जाएगा तो उसमें लेकर जाएंगे उनको, और चंडीगढ़ वाला बंगला देखेंगे तो खुश हो जाएंगे वे तुम्हारी पसंद पर। मैं भी कई बहाने बनाकर उनको इस कबूतर खाने से दूर रखती रही। अब किस मुंह से कहूँगी कि मैं अर्श से फर्श पर गिर चुकी हूँ। खैर आज तो पहला ही दिन था, इसलिए जो मैंने किया था उसका खामियाजा भी तो मुझे ही भुगतना था। मैं मन को सांत्वना दे रही थी कि कोई नहीं, 1-2 दिन की बात है, परिवार वाले चंडीगढ़ चले जाएंगे, फिर तो हमने ही रहना है कि 1-2 दिन की परेशानी को तो झेला जा सकता है। रीना अपनी आप बीती बताने में व्यस्त थी कि इतने में सविता के पति ने रीना के पति को फ़ोन करके अपने घर पर बुला लिया। अड़ोसी पड़ोसी थे, काफ़ी समय से साथ ही रह रहे थे, तो सबका साथ में उठना बैठना था। वो भी आ गया एक बार बुलाने पर। वहाँ रीना को देखकर चौंकते हुए बोला, तुम तो जाने वाली थी, गई नहीं अब तक। इतना सुन सविता बोली, क्या बोल रहे हो महेश भैया, बात संभालने की बजाय आप तो बिगाड़ने पर तुले हो। महेश बोला, भाभी बात ठीक ही कब थी जो बिगड़ गई, बात तो शुरू से ही बिगड़ी थी, अगर ये चली जाती है तो बात सुधर जाएगी। इतना सुनकर रीना बोल पड़ी, देख लो दीदी, कहाँ आप मुझे समझा रही थी, घर तोड़ना इतना आसान नहीं होता, और कहाँ ये। सविता बोली, चुप हो जाओ आप दोनों, कुछ तो शर्म करो, मेरे बच्चे हैं, आपका बच्चा है, ये सब ना देखकर बस अपनी ही चलाई जा रहे हो। तुम दोनों ही बहुत मतलबी हो। तुम्हारी इतनी सी बहस सुनकर मैं समझ गई हूँ कि तुम दोनों मतलबी हो। सविता की डांट सुनकर दोनों चुपचाप बैठ गए। आनंद जिसने कि महेश को बुलाया था वो चुपचाप दोनों को देखता रहा और बोला, अगर तुम मेरी सलाह मानो तो अभी अपनी अपनी ड्यूटी पर जाओ, कुणाल को यहीं सविता के पास छोड़ जाओ। कल परसों शनिवार रविवार है, तब आपके दंगल पर अदालत बैठेगी। चुपचाप दोनों घर जाओ या एक एक करके जाओ, तैयार होना, एक दूसरे की तरफ देखना भी मत, और सीधे ऑफिस के लिए निकल जाना। कहो क्या बोलते हो, दोनों सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना, अगर अभी भी अपने को उजाड़ने से बचाना चाहते हो तो। महेश बोला, ठीक है भाई साहब, मुझे मंजूर है। ये बोलकर वो अपने घर के लिए निकल गया। रीना बोली, पर भैया ये सब एक दिन में सुधरने वाला नहीं है। आनंद बोला, तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुमको वो फैसला मंजूर है या नहीं जो मैंने लिया, हाँ या ना में जवाब दो, अभी फैसला हो जाएगा कि कौन घर को बचाना चाहता है कौन नहीं। रीना बोली, ठीक है, पर मैं आज ऑफिस नहीं जा रही, आप तैयार हो ले। आनंद ने रीना के सिर पर हाथ फेर कर ओके कहता है और नहाने चला जाता है। सविता किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी तो रीना भी उसके साथ हाथ बटाने लगती है। नाश्ता तैयार हुआ तो सविता ने अपने बेटे को भेजकर महेश को भी नाश्ता करने के लिए बुला लिया, लेकिन थोड़ी देर में महेश आया और कहा कि वो नाश्ता ऑफिस में ही कर लेगा, और फ्लैट की चाबी वहाँ पर रखकर चला गया। सबने नाश्ता किया। रीना भी अपना बैग लेकर अपने फ्लैट में वापस चली गई। दोनों ने अपने अपने घर का काम निपटाया। काम निपटाने में दोनों को दिन के 11 बज गए। तब सविता रीना के फ्लैट में गई और बोली, अब बताओ, जो कहानी तुम्हारी आधी छूट गई थी, जो बीत गया, वो कहानी सुनकर मैं कुछ कर तो नहीं सकती, पर तुम्हारा मन जो भरा पड़ा है वो हल्का हो जाएगा। पता नहीं कब से कितना जहर तुम मन में लेकर घूम रही हो, जिसका असर तुम्हारी गृहस्थी पर पड़ रहा है। रीना अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हुए बोली, दीदी शादी करके लाया, वो भी 1 रूम फ्लैट में, वो सब तो ठीक है, लेकिन बहनें मेरा सारा सामान खोल खोल कर वो सब ले रही जो उनको पसंद आ रहा था। मैं तो हैरान तब हुई जब मेरी ननंद बोली,
भाभी, हम 3 बेडरूम फ्लैट में कब शिफ्ट हो रहे हैं? यहाँ तो जगह ही नहीं है। अब देखो ना, जब तक बड़े फ्लैट में शिफ्ट नहीं होंगे तुमको यहीं लॉबी में नीचे ज़मीन में सोना पड़ेगा। ये सब सुनते ही मेरे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। फिर भी मैं संभली और मैंने कहा, 3 बेडरूम फ्लैट में कब जाना है ये मुझसे क्यों पूछ रही हो? महेश से पूछो। मेरा इतना क्या बोलना था? वो बोली, क्यों आपसे नहीं पूछे तो किससे पूछे? वो फ्लैट तो आपके पापा ही देने वाले हैं ना। आपको पता है मेरे भैया के लिए कितने बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे थे, घर, गाड़ी और न जाने क्या क्या दे रहे थे। लेकिन मेरा भाई आपके रूप जाल में ऐसा फंसा कि उसने सिर्फ 3 बेडरूम फ्लैट में ही खुद को आपको सौंप दिया। मेरा तो वैसे ही सुबह से माथा गर्म था। ऊपर से जब से मैं घर में आई थी इन लोगों की हरकतें देख रही थी। अरे आज के दिन तो कम से कम थोड़ा कुछ लिहाज कर लेते, पर नहीं, वो तो जैसे भरे पड़े थे कि कब मैं घर आऊं और वो लोग अपनी फरमाइश से मेरे सामने परोसे। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने भी आओ देखा ना ताओ महेश का हाथ पकड़कर बोला, पहले तो तुम ये बताओ कि इस कबूतर खाने में लाकर मुझे सुबह से पटक रखा है। तब से ना पानी पूछा ना ही किसी ने खाना, ऊपर से अपनी डिमांड मेरे सामने रख रहे हैं। मेरी माँ ने जो जो कीमती सामान दिया सब तुम्हारी बहनों और माँ ने छांट छांट कर रख लिया है। और ये क्या बोल रही है कि मेरे पापा ने तुमको 3 बेडरूम फ्लैट देना है। ये बात कब हुई तुम्हारी मेरे पापा से? मुझे तो तुमने कहा कि तुम्हारे पापा ने 3 बेडरूम फ्लैट बुक किया है, शादी से पहले हम उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। चंडीगढ़ में तुम्हारा इतना बड़ा बंगला है। तुम्हारे परिवार की हरकतों को देखकर तो नहीं लग रहा है कि इन लोगों में जरा सी भी सभ्यता होगी। नई दुल्हन घर में आई है, उसका स्वागत करने की बजाय ये लोग कुछ और ही बकवास कर रहे हैं। दीदी, मेरा इतना बोलना था कि घर में हंगामा हो गया। मेरी सास बोल पड़ी, मेरी बेटी ने कुछ गलत नहीं कहा। अगर तेरे बाप ने नहीं बोला फ्लैट देने को तो अभी बोल दे उनको कि फ्लैट दे हमको बड़ा वाला। महेश बोला, छोड़ो यार, ये सब बातें बाद में करेंगे, मम्मी को बोलने दो। रीना बोली, क्या है ये सब महेश, मुझे सब बातें अभी क्लियर करो, मैं सदमे में हूँ ये बातें सुनकर। सास बोली, मेरा बेटा इतना बड़ा ऑफिसर है, 50 रिश्ते आ रहे थे इसके लिए, दान दहेज के साथ। तेरे बाप से एक फ्लैट मांग लिया तो क्या गजब कर दिया। रीना बोली, महेश तुमसे जवाब चाहिए मुझे, ये क्या बोल रही है? जो बोल रही है क्या ये सच है? महेश तो 2 चक्की के पार्ट में आ गया। तब किसका पक्ष ले? वो रीना को ही बोला, चुप हो जाओ प्लीज, आज कोई भी ये बात मत करो। दीदी, तब मुझे महेश की नीयत पर शक हो गया। क्या करती, खुद पर काबू नहीं कर पाई और जो मुंह में आया अनाप शनाप बोल दिया मैंने इनको और इसके घर वालों को। बेडरूम से सबको बाहर किया और दरवाजा बंद करके सो गई। सब दरवाजा पीटते रहे और मैंने खोला नहीं। बहुत गाली बक रही थी उसकी बहनें मुझे कब नींद आई पता ही नहीं चला। सुबह उठी तो महेश को छोड़कर सब गायब थे। मेरा जो भी कीमती सामान था सब ले गए थे। पर्स बाहर ही छूट गया था तो उसमें जितना कैश था वो भी ले गए थे। महेश लॉबी में पड़ा सो रहा था। जब से शादी का प्रोग्राम शुरू हुआ था मैंने ढंग से खाना नहीं खाया था। किचन में जाकर देखा तो कुछ नहीं था। फ्लैट से नीचे उतरी, खाने पीने का सामान लाई और बनाया, तब खाया। शादी के पहले ही दिन का इतना भयानक अनुभव होता है, ये सोच ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गलती मेरी ही थी दीदी। जॉब लगी तो ऐसा लगा कि अब मेरे बराबर कोई नहीं है, मैं जो चाहूँ वो मुझे मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। माता पिता के घर रहकर मौज मस्ती करना, हर छोटे मोटे कामों में सफलता मिलने पर माता पिता की ज़रूरत से ज़्यादा सराहना मिलना, उससे लगता है हमारे बराबर कोई सफल है ही नहीं। हम कभी हार नहीं सकते, हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, लेकिन जीवन की परीक्षा में पास होने के लिए किताबी ज्ञान की नहीं, तजुर्बे की आवश्यकता होती है। किताब में कहाँ पर लिखा होता है कि जब सास आपके माता पिता को गाली दे रही होती है या नंदे आपके शादी के दहेज को चुन चुन कर हड़प रही होती है, तो नई नवेली दुल्हन को कैसे रिएक्ट करना चाहिए। किताब में कहाँ लिखा होता है कि प्यार सोच समझ कर करो,
देखभाल कर करो। लड़का या लड़की के परिवार की पूरी छानबीन करके करो। प्यार होने पर यदि कोई आपको अच्छे बुरे की सलाह दे देता है तो वो आपको अपना दुश्मन लगने लगता है। यही सब मेरे साथ भी हुआ दीदी। माता पिता के लाख समझाने के बाद भी मैं इस महेश की बातों को ही सही समझती थी और माता पिता की बातों को पुराने ख्यालात वाले बोलकर नज़रअंदाज कर देती थी। माता पिता कुछ भी हमारे रिश्ते के बारे में मुझे समझाते तो मैं वो सब महेश को बोलकर उसकी सहानुभूति लेने की कोशिश करती। वो मेरे माँ बाप के बातों के बिल्कुल विपरीत वो बातें करता जो मुझे सुनने में अच्छी लगती या जो मैं चाहती। तब तक ऐसा लगता था बस यही आदमी है जो मेरे दिल की बात समझता है। खैर, नई नवेली दुल्हन को घर में आए 48 घंटे हो गए, किसी ने पानी तक नहीं पूछा। सुबह उठकर अपने लिए नाश्ता पानी का इंतजाम खुद किया। पर्स खाली कर गए पर गलती से मेरा एटीएम छोड़ गए। मैंने महेश को उठाया तो वो भी अनमने मन से उठा। खाया पिया तो उसने भी कल से कुछ नहीं था, ऐसा लगा मुझे। फिर उसको भी नाश्ता करवाया। वो चुपचाप था, शायद माता पिता के जाने का दुख हो। यही सोचकर मैं चुप रही। सोचा पर्स से पैसे भी ले गए, ये बताऊंगी तो और मेरे पर ही भड़क जाएगा। जिस रीना ने अपने माता पिता के घर में झाड़ू पोछे पर कभी हाथ नहीं लगाया, उसने पूरे घर की सफाई करके घर को सुव्यवस्थित किया। किचन में राशन के डिब्बे चेक किए तो सब खाली। नमक मिर्च मसाला कुछ नहीं था तो महेश को बोला कि जाकर ले आए। जब काफ़ी देर हो गई बोले हुए कि राशन ले आई तो मैंने उसको फिर याद दिलाया तो वो बोला, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास है तो दे दो, राशन ले आता हूँ। मतलब कि मेरे पास पैसे नहीं है राशन के लिए। हिंदी में बोल रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा तुमको? गुस्से में बोला। मैं बोली, अच्छा हार्ड कैश नहीं होगा, कार्ड तो है तुम्हारा, आजकल सब जगह वही चलता है, वो ले जाओ। महेश बोला, वो भी नहीं है, ज़्यादा ज्ञान मत दो मुझे, ऐसा होता है वैसा होता है, मुझे पता है सब। मैं बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? आश्चर्यचकित होते हुए, कार्ड नहीं है, कैश नहीं है, बात को स्पष्ट कहो। इस प्रकार पहेलियां बुझाकर मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं नहीं चाहती आज झगड़ा हो। महेश बोला, तो सुनो मैडम, मेरे पास ना तो हार्ड कैश है और ना एटीएम। मैंने अपना एटीएम अपनी मम्मी को दे दिया है। मुझे महीने में जितने खर्चे की ज़रूरत होती है मेरी मम्मी मुझे दे देती है। मम्मी कहती है कि हाथ में ज़्यादा पैसे हो तो खर्च ज़्यादा होता है। मुझे ज़रूरत भी नहीं होती ज़्यादा खर्चे की। मैं तीनों टाइम का खाना बाहर जो होटल है उससे मंगवाता हूँ। महीने में एक बार पेमेंट करता हूँ। चाय पानी सब बाहर ही पी लेता हूँ। मुझसे ज़्यादा खर्चे मेरे घर में है। फिर बहनों की शादी के लिए भी तो पैसा जोड़ना है, इसलिए मैं कुछ नहीं रखता अपने पास। सब मम्मी रखती है पैसे का हिसाब और वही मुझे भी दे देती है ज़रूरत के हिसाब से। रीना सविता का हाथ पकड़कर बोली, दीदी ये सब सुनकर मेरा सिर चकराने लगा। मेरे पास शब्द नहीं थे कुछ भी महेश के जवाब के लिए। आप बताओ दीदी, अगर आप इस परिस्थिति में होती तो क्या करती? सविता बोली, मैं तो तुम्हारी स्टोरी सुनकर कदम से कदम अचंभित हो रही हूँ, लेकिन इस प्रश्न का तो मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है। नई नवेली दुल्हन जो इतने सारे ख्वाब सजाकर आती है, जो कुछ वो सोचती है, जब वो ना होकर उसके साथ अप्रत्याशित बातें हो जाती है तो उसको संभलने का मौका भी कहाँ मिलता है। रीना बोली, सविता की बातों को ही लगातार रखते हुए बोली, फिर सोचो कि मैं पिछले 10 सालों से कैसे समझौते करके इस व्यक्ति के साथ रह रही हूँ। आप कह रही हो कि बसा बसाया घर तोड़कर नया घर बसाना आसान नहीं है, लेकिन घर बसा ही कहाँ हमारा। बच्चा हो जाना घर बसाना नहीं होता दीदी। पहले तो सिर्फ अपने लिए समझौते करती थी, लेकिन अब बच्चे के लिए भी समझौते करती हूँ। और जब से बच्चा हुआ है, इनकी और इनके परिवार की जातियाँ बढ़ती गई है। इनको लगता है कि बच्चे के कारण मैं सब बर्दाश्त कर लूँगी। दीदी आप ही बताओ, क्या बच्चा मेरे अकेले का है? माँ जरा सा कुछ गलत कर दे बच्चे के साथ तो लोग बोलने लगते हैं कि माता कभी कुमाता नहीं होती। अच्छा बाप कुबाप हो सकता है, उसको कोई इल्ज़ाम नहीं देता। माँ जरा सी कुमाता हो जाए तो विश्व स्तर का इशू हो जाता है। खैर, मैं अपने स्वार्थ के लिए
अपने बच्चे का जीवन बर्बाद नहीं कर सकती। लेकिन माँ ही क्यों ये सोचे, क्या बाप सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए होता है बस? अगर ऐसे ही बच्चे पैदा करने होते तो एक औरत के लिए और भी कई कृत्रिम माध्यम है बच्चे की माँ बनने के लिए। उसके लिए एक आदमी को इस प्रकार झेलना जरूरी नहीं है। मैंने यही सोच सोच कर इस आदमी के साथ अपने जीवन के 10 साल बर्बाद कर दिए कि ये कभी तो अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा। लेकिन आजकल करते करते अब ये सब असहनीय हो गया है। इस आदमी को अपने माता पिता की हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल है। बहनें जो कि 2-2 बच्चों की माँ बन चुकी है, उनकी एक आवाज़ में उनकी डिमांड पूरी कर देता है, यहाँ तक कि उनके पतियों तक की मांग पूरी करता है। लेकिन मैं अगर अपने पैसे से अपने लिए या अपने बेटे के लिए कुछ ला देती हूँ तो उस खर्च के एक एक पैसे का हिसाब करता है। अब आप बताओ क्या करूँ, किसके लिए कमा रही हूँ? जब अपने और अपने बेटे पर खर्च ही नहीं करना तो इससे अच्छा बेरोजगार होती तो मजबूरी समझकर इसकी तानाशाही सह लेती। सविता बोली, लेकिन रीना, तुम्हारे बच्चे को थोड़ी ही पता है ये सब। उसके लिए तो तुम दोनों बराबर हो। अगर कल तुम दोनों अलग हो जाते हो तो तुम लोगों का तो जो होना था वो हो गया, लेकिन बच्चे का वर्तमान और भविष्य दोनों खराब हो जाना है। चल आगे बता, फिर क्या हुआ? जब महेश ने कहा कि मेरे पास ना तो हार्ड कैश है और ना ही एटीएम, रीना बोली, तब मैंने उससे कहा कि ठीक है, फिर जहाँ से तुम्हारा एक आदमी का खाना, नाश्ता, दिन के लंच का टिफिन और रात का डिनर आता है, वहाँ से 2 आदमियों का खाना मंगवा लिया करो। ये सुनकर महेश बिफर गया और बोला, पागलों जैसी बात मत करो। मैं वहाँ खुद का अकाउंट ये कहकर बंद करवाया हूँ कि अब मेरी शादी हो गई है, खाना घर पर बनेगा। मैं बोली, पर बनेगा कैसे? कुछ नहीं है घर पर तो। महेश बोला, तुम भी तो जॉब करती हो, तुम्हारे पास नहीं है पैसे? तुम्हारा एटीएम कार्ड कहाँ है? मुझे दो, अभी लाकर रख देता हूँ सब कुछ। रीना बोली, अब मुझे गुस्सा बहुत आ गया। मैंने कहा, कैश तो सारा तुम्हारे घर वाले ले गए। मेरे पर्स को टटोल टटोल कर ये उल्टी गंगा बहती मैंने पहली बार देखी। अरे कुछ तो शर्म करो, कम से कम 1 आधे महीने तो मुझे भरम में रख देते कि तुम लोग लालची नहीं हो। 2 दिन आए हुए नहीं हुए मुझे, तुम लोगों ने अपना चरित्र दिखा दिया है। ये सब भी तुम्हारी माताजी बोल गई थी कि होटल से खाना लाना बंद करके मेरे पैसे से घर चलाना। अब महेश बोला, हाँ कह गई थी मेरी माँ ये सब। गलत क्या है इसमें? तुम्हारा हमारा क्या है? अब जो भी है हम दोनों का है। घर का खर्च मैं चलाऊं या तुम, एक ही बात है। फिर तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो भी खर्चा होगा हम दोनों पर ही तो होना है। चरित्र दिखाने की बात कुछ नहीं है। अब ध्यान से सुन लो, मेरी तनख्वाह पूरी की पूरी मेरे घर वाले यूज करेंगे और तुम्हारी तनख्वाह से घर चलेगा। रीना सविता की तरफ मुखातिब होते हुए, दीदी, इसने मुझे साफ साफ शब्दों में जो कहा वो सुनकर मैं एक पल के लिए शॉक्ड हो गई। दोबारा कमरे में जाकर बंद हुई और बहुत रोई। मम्मी पापा को भी नहीं बता सकती थी कि मेरे साथ यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन वो भी मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैं गलती पर गलती कर रही थी। वही अच्छा मौका था। अगर मैं उसी समय घर छोड़ देती तो आज ये नौबत नहीं आती। आप बेटे के भविष्य की बात कर रही हैं। ना महेश को ना ही उसके घर वालों को बेटे की चिंता है। आज भी मैं कुणाल के लिए कुछ महंगा खरीद देती हूँ तो माँ के कहने पर महेश घर सिर पर उठा लेता है, और जब उसकी बहन के बच्चे आते हैं उनको महंगी सी महंगी चीजें गिफ्ट में दिलवाती है मेरी सास। और जब भी मेरी ननदे, उनके पति और बच्चे घर पर आते हैं तो ये लोग ठाठ से बैठकर मुझसे उनकी ऐसी खातिरदारी करवाते हैं जैसे मैं घर की नौकरानी होगी। एक दिन की बात सुनोगे दीदी आप, तो आपको विश्वास नहीं होगा। मैं ऑफिस से थकी मांदी घर आई तो इनकी सबकी महफिल जमी हुई थी। घर को कबाड़ खाना बनाया हुआ, किचन की सिंक बर्तनों से भरी पड़ी थी। मैं घर के अंदर आई और ये सब देखा तो मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई। एक गिलास तक साफ नहीं था कि मैं पानी लेकर पी सकूं। काफ़ी देर इन्होंने इंतज़ार किया कि मैं बाहर आकर किचन की सफाई करूं, बर्तन साफ करूं। जब मैं नहीं आई तो इन्होंने कुणाल के साथ पता नहीं ऐसा क्या किया कि वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर मैं बाहर आई तो वो बोला, मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो। मैंने कहा ठीक है,
लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं किचन में जाकर पहले सफाई करूं, फिर खाना बनाऊं। पर कुणाल ने रट पकड़ ली कि उसको दाल चावल खाना है। मैं हैरान थी कि पहले कभी इसने ऐसे जिद नहीं की। क्या बात होगी आज? सोचा बाहर से इनके लिए ऑर्डर कर दूं, लेकिन फिर वही बाद में इस विषय पर बहस होनी है। उसको नज़रअंदाज करने के चक्कर में मैं किचन में घुसी तो वहाँ एक भी बर्तन साफ नहीं था। पहले सिंक के सारे बर्तन साफ किए, फिर जैसे ही खाना बनाने लगी तो महेश आकर मुझे बोलता है कि बहनें भी यही खाकर जाएगी, इसलिए सबके लिए खाना बनाना। दाल चावल के साथ साथ थोड़ा सब्जी रोटी और रायता भी बना लेना। हेल्प के नाम पर कोई किचन में आने को तैयार नहीं। घर में सब्जी नहीं थी तो मैंने कहा सब्जी तो कुछ नहीं है, लेकर आ जाओ। तो महेश क्या बोलता है सबके सामने, मैं ऑफिस से थका मांदा आया हूँ, दिन भर फाइलों में सिर डालकर रखता हूँ, तुम्हारा क्या है? सेक्शन ऑफिसर हो, बनी बनाई फाइल जाती है तुम्हारे पास, एक साइन करके तुम या तो फाइल को आगे कर देती हो या वापस हम जैसे कर्मचारियों के पास भेज देती हो। बाकी सारा दिन एसी में बैठकर सजने संवरने के अलावा करती क्या है औरतें ऑफिस में? खुद जाकर सब्जी ले आओ। सविता रीना की बातों को बहुत ही आश्चर्य होकर सुन रही थी। बोली, ये सब बातें तो बहुत पहले की है, जो बीत गई सो बीत गई। आप बीती बातों को जितना सोचोगे उतना दुखी रहोगे, इसलिए भूल जाओ वो सब जो तुम्हारे साथ पिछले 10 सालों से हो रहा है। रीना बोली, कैसे भूल जाऊं दीदी, कोई भूलने नहीं देता मुझे। सविता बोली, तुम्हें किस प्रकार समझाऊं? मैं समझ रही हूँ कि तुम किस हालात से गुजर रही हो, लेकिन फिर भी ये सलाह नहीं दूंगी तुमको कि तुम घर छोड़ने की बजाय कोई और समाधान निकालो इस समस्या का। रीना बोली, दीदी आपको नहीं लगता कि पिछले 10 सालों से मैं इन समस्याओं का कोई समाधान निकालने की कोशिश नहीं की? सबसे पहले तो मैंने वो किया जिससे ये आदमी खुश रहे। इसने शादी के दूसरे दिन ही मुझसे मेरा एटीएम कार्ड मांग लिया। मांगा सो मांगा, फिर वापस भी नहीं किया। जब भी इससे कार्ड मांगने की कोशिश करती घर में क्लेश हो जाता। उस क्लेश से बचने के लिए मैंने अपना एटीएम कार्ड इसको हैंड ओवर कर दिया। सोचा क्या पता ये और इसकी फैमिली इससे खुश रहे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। शादी को 1 महीना हुआ तो इसने रट पकड़ ली कि मैं लोन लेकर फ्लैट खरीदूं। वो भी मैंने इसकी खुशी के लिए किया। मेरे एटीएम कार्ड से कभी भी कुछ भी खरीद कर अपनी बहनों को, माता पिता को भेजता रहता है। क्या भेजता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हर खर्च का मैसेज जब मुझे आता था तो मैं पूछती थी कि तुम मेरे खाते से भी इनके लिए खर्चा करते हो, अपना कार्ड इनको ही दिया है, जबकि अब तो दोनों बहनों की शादियां हो गई है। मम्मी पापा के खर्चे भी ज़्यादा नहीं होंगे, फिर ऐसा क्या करते हो? मुझे ये जवाब मिलता है कि मेरी भी कुछ जवाबदेही है अपनी बहनों और उनके बच्चों के लिए। जब वो मुझसे कुछ मांगती है तो मैं मना नहीं कर पाता। दीदी, महेश की बहनें और उनके बच्चे कभी कभी कुछ नहीं मांगते थे, वे रोज ही कुछ ना कुछ मांगते। कभी कहेंगे मामा पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो, मामा आज ये ऑर्डर कर दो, कल ये ऑर्डर कर दो। आपको विश्वास नहीं मेरी बातों का तो देख लो मेरी बैंक स्टेटमेंट। रोज ही कभी खाने के लिए कभी पीने के लिए मेरे कार्ड से ऑर्डर होता रहता है। ये कहकर रीना ने अपनी ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड की और मेरे फ़ोन में भेज दी। दीदी देखना, स्टेटमेंट में अभी 6 महीने पहले महेश ने मेरे अकाउंट से ही छोटी बहन को 10 लाख रुपए दिए मकान खरीदने के लिए। मम्मी पापा के पास महेश का कार्ड है, क्या वो ये सब खर्च नहीं कर सकते? जब से मैं सेक्शन ऑफिसर प्रमोट हुई हूँ तब से महेश समेत पूरा परिवार मेरे से पूरी तरह नाराज है। दीदी, महेश के पिछले 3 साल के एसीआर खराब किए हुए हैं उसके मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने, जिससे उसकी प्रमोशन रुक गई। ऑफिस में भी इसकी दादागिरी रहती है, फाइलों को बेवजह से अपने पास दबाकर रखता है, जिससे उसकी बहुत बार लोगों ने लिखित शिकायत की, जिस कारण इस पर विभागीय जांच भी बैठी, जिसमें सारी शिकायतें सही पाई गई, जिससे अगले 5 साल तक इसका प्रमोशन होना मुश्किल है। उसकी खिंच भी मुझ पर ही निकालता है। मुझे कहता है, पता है मुझे, तुझे प्रमोशन तेरी योग्यता से नहीं, तेरी सुंदरता और लटक मटक के कारण मिलती है। दीदी, क्या क्या बताऊं, बहुत कुछ है अभी तो बताने को। ये सब सुनने के बाद आप एक कारण बता दो मुझे,
इस आदमी के साथ और रहने का। बच्चे का वास्ता दिए बिना सविता के पास कुछ जवाब नहीं था, लेकिन उसको लगता था कि ये तो एक पक्ष की बातें मैं सुन रही हूँ। हो सकता है रीना की तरफ से भी ऐसा कुछ हो जो महेश के भी बर्दाश्त से बाहर हो। सिर्फ एक पक्ष की बातें सुनकर हम किसी नतीजे में नहीं पहुंच सकते। लेकिन ये सब वो रीना को नहीं बोली, क्योंकि अगर रीना को ये सब बोलती तो उस पर से भी रीना का विश्वास उठ जाता। सविता बोली, ठीक है रीना, चलो हमारे घर दिन में वहीं खाना बनाते हैं और आगे की बातचीत भी वहीं करेंगे। रीना बोली, नहीं दीदी आप जाओ, मेरा भी खाने का मन नहीं है। रात भर ठीक से सोई नहीं मैं, इसलिए थोड़ी देर सो जाती हूँ। रीना अंदर से बहुत टूट गई थी, लेकिन सविता के सामने दर्शा नहीं रही थी। सविता को पता था कि रीना बहुत परेशान है, बातें बहुत कुछ बता चुकी है और बहुत सी अभी बतानी बाकी है जो मन में दबाई बैठी है। उसने सोचा खाना बनाकर थोड़ा रीना के लिए लेकर आ जाऊंगी। ये सोचकर सविता अपने घर जाने लगी तो रीना ने कहा, दीदी कुणाल को भी साथ लेती जाओ, ये मुझे सोने नहीं देगा, इसको भी खाना वहीं खिला देना। सविता बोली, ठीक है, तुम थोड़ी देर आराम करो। ये कहकर सविता कुणाल को भी लेकर अपने घर चली गई। 2 घंटे बाद सविता ने सब बच्चों को खाना खिलाया और खुद भी खाया। कुणाल को बच्चों के साथ ही छोड़कर वो थोड़ा सा खाना टिफिन में रखकर रीना के घर चली गई। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, क्या देखती है, दरवाजा अपने आप खुल गया। वो अंदर गई तो देखा कि रीना बेड पर पड़ी थी, मुंह से झाग आ रहा था और आंखें पलटी हुई थी। यह नज़ारा देखकर वो घबरा गई। भागते हुए पड़ोसी का दरवाजा पटका, उनको सारी खबर दी और तुरंत अपने घर की तरफ भागी। वहां जाकर उसने अपने पति को फोन किया। पड़ोसियों ने और सविता ने आनन फानन में रीना को नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंचाया, जहां उसको आईसीयू में एडमिट कर दिया। इस प्रक्रिया में 1 से आधा घंटा लग गया होगा। तब तक महेश और आनंद दोनों हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। क्योंकि रीना ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी तो ये पुलिस केस बन चुका था। वहां पुलिस आ चुकी थी। अभी रीना होश में नहीं आई थी तो पुलिस वाले किसी को भी रीना से नहीं मिलने दे रहे थे। रीना की हालत देखकर सविता का बीपी बहुत लो हो गया था, जिस कारण उसकी हालत भी खराब हो रही थी, तो उसको भी वहीं हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। पुलिस ने सविता, आनंद, महेश के माता पिता, बहनों को संदिग्धों की सूची में रखकर कहीं भी ना जाने की सलाह दी। बोला, जब तक रीना होश में नहीं आ जाती कोई पूछताछ नहीं होगी, लेकिन इनमें से कोई भी अपने घर और ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएगा और जब भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा तो आना पड़ेगा। 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, रीना को होश नहीं आया तो पुलिस ने महेश को अरेस्ट कर दिया। क्योंकि पुलिस के बार बार कहने पर भी महेश ने रीना के पेरेंट्स का पता पुलिस को नहीं दिया, जिससे पुलिस महेश को लेकर पुलिस स्टेशन गई और उससे जब सख्ती से रीना के पेरेंट्स के बारे में पूछा गया तो उसने उनका एड्रेस पुलिस को दिया। क्योंकि रीना के पेरेंट्स उसी शहर में थे तो पुलिस तुरंत उनके घर गई, जहां रीना के माता पिता और रीना का मुंह बोला भाई सुमित रहता था। जब उनको रीना के बारे में पता चला तो वो हैरान रह गए। उसकी माँ बोली, जरूर कुछ बड़ी घटना हुई होगी जो रीना ने इतना बड़ा कदम उठाया, वरना हमारी बेटी पिछले 10 सालों से इसके साथ रहकर ही इसके और इसके परिवार के जुल्म सह रही है। हमने तो बहुत बार कहा कि छोड़कर आ और हमारे साथ में रहे, लेकिन उसको इससे शादी करने का बहुत पछतावा था। उसने हमारी मर्जी के बिना इससे शादी की। हमको तो कई सालों तक उसने इनकी सच्चाई नहीं बताई, लेकिन धीरे धीरे बहुत कुदेरने के बाद उसने इनकी सच्चाई हमको बताई। वो अपनी गलती का पछतावा करने के लिए इसके साथ रह रही थी और खुद को दुख दे रही थी। लगता है अब सहन नहीं कर पाई, तभी तो उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। 48 घंटे बीत गए, रीना को होश नहीं आया तो महेश के माता पिता और बहनों को भी पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। रीना के माता पिता के बयानों के आधार पर दूसरी तरफ सविता को भी 24 घंटे में हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। वो भी अपने बच्चों के साथ साथ कुणाल की देखभाल भी करने लगी। पुलिस जब महेश के माता पिता और बहनों को पुलिस स्टेशन लेकर गई
तो वहां जाकर उन्होंने कहा कि हम लोगों को महेश और उसकी पत्नी से कोई लेना देना नहीं है। ये अपनी पत्नी के साथ क्या करता था हमको नहीं पता, हम तो इसके साथ कभी रहे ही नहीं। हम लोगों को इन दोनों के मामले में ना घसीटा जाए। अगर इसके परेशान करने के कारण इसकी पत्नी ने आत्महत्या करने की कोशिश की है तो यही अकेला इसका जिम्मेदार है। माता पिता और बहनों के बयान सुनकर महेश के होश उड़ गए। उसकी माँ पुलिस से हाथ जोड़कर अपने को छुड़ाने की गुहार लगा रही थी और रीना के आत्महत्या करने की कोशिश का पूरा दोष महेश के माथे मरने के जुगाड़ में थी। वैसे ही उसकी बहनें और उनके पति भी कर रहे थे। पुलिस के सामने अपने परिवार का नाटक देखकर महेश बहुत ही अचंभित हो गया। उसको रीना की कही हुई एक एक बात याद आने लगी कि तुम अपना घर बर्बाद करके जो अपनी बहनों का घर बसा रहे हो, एक दिन देखना जरूरत पड़ने पर यह कभी तुम्हारे काम नहीं आएगी। तब मुझे लगता था कि रीना मुझे मेरे घर वालों के प्रति भड़का रही है। मेरी माँ ने तब से मेरा एटीएम कार्ड अपने पास रखा है जब से मेरी जॉब लगी है, लेकिन शादी के बाद भी मेरी माँ यदा कदा मुझसे रीना के अकाउंट से भी पैसे मांगा करती, वो भी इमोशनल ब्लैकमेल करके। मैं बेवकूफ़ अपनी बीबी और बच्चों के हक मार मार के इनके लिए जीता रहा। बीबी बच्चों को इनके बोलने से इनके बहकावे में आकर परेशान करता रहा और आज ये लोग मुझे इस सब का दोषी ठहराकर खुद पतली गली से निकल जाना चाहते हैं। मेरी माँ ने हमेशा मुझे रीना के खिलाफ भड़काया और मैं बेवकूफ़ इनकी बातों में आकर उस पर जुल्म करता रहा। यहाँ तक कि मेरा बेटा जो कि 5 साल का हो गया है, मैंने कभी उसके सिर पर प्यार से हाथ नहीं फेरा। उधर अभी तक रीना को होश नहीं आया तो डॉक्टर्स ने उसे वेंटिलेटर पर रख दिया और उसके माता पिता से कहा कि अब आप भगवान से दुआ करो। महेश के परिवार के लोग एन केन प्रकार से अपने को हवालात से छुड़ाने के लिए महेश पर तो रीना के आत्महत्या का प्रयास का दोष रोपण कर ही रहे थे। आपस में भी एक दूसरे से भिड़े जा रहे थे। उनकी कोशिश ये थी कि दूसरे पर आरोप लगाकर स्वयं बच निकले। उनकी नाकामयाब कोशिश में वो खुद ही फंसते जा रहे थे। लेकिन महेश को अब होश आ गया था कि वो किन लोगों के कारण अपनी बीवी और बच्चों को नज़रअंदाज कर रहा था, जिसका नतीजा आज उसके सामने था कि उसकी बीवी ने आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठा दिया। 3 दिन हो गए थे रीना को वेंटिलेटर पर लगाए हुए। उसके माता पिता और मुंह बोला भाई लगातार हॉस्पिटल में थे और उसके बेटे कुणाल को अपने घर ले गए थे। पुलिस भी महेश और उसके परिवार पर कार्रवाई करने के लिए हर वो कदम उठा रही थी जिससे इन सभी लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला बन सके। इस कड़ी को लगातार रखने के लिए सविता और उसके पति से भी पूछताछ की गई, जिसमें सविता ने बताया कि रीना अपने पति और ससुराल वालों के कारण बहुत परेशान थी। यहाँ तक कि वो घर छोड़ने तक का सोच चुकी थी। बिना सबूत के माता सविता के बयान के आधार पर महेश और उसका परिवार को ज़्यादा दिन जेल में भी नहीं रख सकते थे, लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। 5वें दिन रीना को होश आया तो डॉक्टर्स ने पुलिस को उसका बयान लेने से रोक दिया, क्योंकि जो इंसान आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठाता है उसके जीवन में कोई ना कोई उथल पुथल तो अवश्य होगी। हो सकता है आत्महत्या की नाकाम कोशिश से भी वो सदमे में आ जाए। जब महेश को पता चला कि रीना को होश आ गया है तो उसने पुलिस के सामने अपना जुल्म कबूल करते हुए कहा कि वो इस मामले में अपना बयान दर्ज करवाना चाहता है। पुलिस थाना प्रभारी ने अपने एक सिपाही को उसके बयान की वीडियोग्राफी करने की ड्यूटी सौंप दी। महेश ने बयान में अपने और रीना के रिश्ते के बारे में तो पुलिस को बताया ही, अपने माता पिता और बहनों के बारे में भी बताया। महेश ने कहा, महोदय, मैं अपने माता पिता की संतानों में से सबसे बड़ा हूँ। मेरे बाद मेरी 2 बहनें हैं। हमारा बचपन मुफलिसी में ही गुजरा, लेकिन मैं बचपन से ही पढ़ने लिखने में ठीक था और मुझे पढ़ने लिखने में बहुत ही दिलचस्पी थी। मेरी माताजी, जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी महिला है, उन्होंने मेरी इस पढ़ाई की दिलचस्पी के माध्यम से अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का निश्चय कर लिया था। शायद तभी उन्होंने मुझे सरकारी स्कूल में ही सही पर रेगुलर बिना किसी काम के बोझ के भेजा और मुझे उतनी शिक्षा दीक्षा लेने दी जिससे मैं एक सफल इंसान बन पाऊँ।
मैंने बचपन में अक्सर अपने आसपास रह रहे परिवारों को देखा जो बच्चों को पढ़ाने लिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। उनका कहना था कि घर में जितने हाथ कमाएंगे उनका उतना ही बढ़िया और अच्छे से घर चलेगा। मेरी उम्र के बच्चे कुछ ना कुछ काम में लगे रहते थे, लेकिन मेरी माँ ने कभी भी मुझसे कोई काम नहीं करवाया। लोग कहते भी थे, पढ़ लिख कर तेरा बेटा कोई कलेक्टर नहीं बन जाएगा, कुछ काम वाम सिखा इसको, 2 रोटी कमा कर लाएगा। लेकिन मेरी माँ ने मेरे अंदर की प्रतिभा को भांप लिया था कि यही लड़का हमको इस मुफलिसी से निकालेगा। मेरे परिवार में खाने वाले 5 थे और कमाने वाले सिर्फ 1.5। इसलिए कह रहा हूँ कि पिताजी पहले से ही बीमार रहते थे। अगर वास्तव में जिसकी कमाई से घर चलता था वो माँ ही थी, वो पिताजी को भी बीमारी के कारण काम धंधा करने के लिए ज़्यादा मजबूर नहीं करती थी। मेरी पढ़ाई लिखाई सरकारी स्कूल में फ्री चली, ऊपर से दोपहर का खाना वहाँ फ्री मिलता। मेरी माँ हमारे ही स्कूल में चपरासी और बच्चों के लिए मिड डे मील का खाना बनाने का काम करती थी। थोड़ी बहुत तनख्वाह और बाकी स्कूल के बचे कुचे राशन से हमारा घर चल जाता था। इंटरमीडिएट में अच्छी परसेंटेज आने के कारण मुझे गांव के नज़दीकी ही सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल गया, जहां मैंने बीए भी सरकार के खर्चे में ही कर डाली। महेश आगे कहता है कि मैंने ग्रेजुएशन की अंतिम जानकारियों के हिसाब से भिन्न भिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के फार्म भर दिए। क्योंकि मैं पढ़ने लिखने में कॉलेज में भी हमेशा अव्वल रहता था, तो कॉलेज में भी मेरे बहुत से दोस्त थे जो पैसे वाले थे। उनको मेरे घर की हालत अच्छे से पता थी, इसलिए वो लोग मुझे ज़रूरत पड़ने पर आर्थिक मदद कर देते थे। उन्हीं दोस्तों की मदद और मार्गदर्शन से मैंने बहुत सी प्रतियोगिता परीक्षाओं के फार्म भर दिए और बीए ख़त्म होते ही तो नहीं, पर लगातार पेपर देते रहने और तैयारी करते रहने से मुझे भी सरकारी नौकरी की परीक्षा पास करके सरकारी कार्यालय में सहायक की जॉब लग गई। बचपन से लेकर सरकारी नौकरी तक जो भी संघर्ष मेरे जीवन में हुआ, उसमें मुझसे ज़्यादा संघर्ष मेरी माँ का था। मैं देखता था अक्सर मेरी पढ़ाई के लिए माँ और पापा में बहुत लड़ाई होती थी। पापा जो कि अपने जीवन के 70 साल पूरे कर चुके थे, इस 70 साल की उम्र में उनके 50 साल बीमारी में ही गुजर गए। उनका हमेशा यही झगड़ा होता था कि बेटे को घर पर बिठाकर खिला रही है और मेरे जैसे बीमार से नौकरी करवा रही है। माँ में बहुत सहनशीलता थी। मैंने अक्सर माँ को ये कहते सुना कि एक दिन देखना मेरा बेटा हमारी किस्मत बदल देगा, लेकिन पिताजी के पास उस दिन का इंतज़ार करने की हिम्मत नहीं थी। पिताजी तभी चाहते थे कि मैं नौकरी करूं और वे घर पर आराम करें। रोज़ सुबह जब उनका काम पर जाने का टाइम होता था, वो मेरे घर में बैठकर खाने का रोना रोने लगते। माँ मेरी साइड लेते हुए उनसे कहती, चलो छोड़ो, तुमको भी नहीं जाना काम पर तो मत जाओ, मैं भर दूंगी सबका पेट। पर महेश को कुछ मत कहो, उसको पढ़ लिख कर हम सबकी किस्मत बदलनी है। पूरे घर में, पूरे मोहल्ले में सिर्फ माँ ही थी जिसको भरोसा था कि मैं उनकी किस्मत बदलूंगा एक दिन। कैसे बदलेगा उनको भी नहीं पता था। प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील बनाते बनाते माँ खुद अपने साइन करना नहीं सीख पाई, पर ये जरूर सीख गई थी कि पढ़ने लिखने से किस्मत बदल जाती है। मैं माँ के संघर्ष का इतना कायल था कि माँ की हर बात, हर हुक्म मेरे लिए पत्थर की लकीर हो जाता था। एक अकेली औरत जो अपने साथ घर के 5 सदस्यों का भरण पोषण कर रही हो, उससे कोई भी प्रभावित होगा। फिर भी मैं तो उसका बेटा था। मैंने अपनी माँ के संघर्ष को कदम कदम पर देखा और उसकी छाप मेरे मन पर पड़ती चली गई। मेरी सरकारी नौकरी जिस दिन लगी, हमारे मोहल्ले में जैसे कोई अनहोनी हो गई हो। लोग आश्चर्यचकित होकर मुझे देखते। मोहल्ले के लोग हमारे घर में मुझे ऐसे देखने आ रहे थे जैसे चिड़ियाघर में कोई नया जानवर आया हो। शुक्र है मेरी माँ ने उस दिन मुझे देखने का टिकट नहीं लगाया, वरना बहुत कमाई हो जाती हमारी। खैर मेरी नौकरी लगते ही हमारे दिन तो फिर गए। पहली तनख्वाह मिली तो माँ ने मुझसे मेरी तनख्वाह का पूरा हिसाब किताब पूछा और पूरी की पूरी तनख्वाह मुझसे लेकर अपने पास रख ली। 2-4 महीने नगद पेमेंट मिला, उसके बाद एटीएम में तनख्वाह आने लगी। मुझे भी सख्त आदेश थे माँ के कि फालतू खर्चा नहीं करना, तो मुझे जितना भी खर्च चाहिए होता था मैं माँ से ले लेता था। इतना सारा पैसा एक बार में पहले किसी ने हमारे घर में नहीं देखा था।
जब पहली बार सबने मेरी पहली तनख्वाह में इतनी बड़ी रकम देखी तो उनके चेहरे देखने लायक थे और उनके चेहरे देखकर मुझे जो सुकून मिला, वही सुकून की चाहत में मैं वही करता रहा जो माँ कहती रही। कभी नहीं सोचा था कि मेरी माँ भी गलत हो सकती है। माँ जो भी बोलती मैं उनसे पलटकर कभी पूछा ही नहीं कि तुम ये क्या कर रही हो या ये क्या बोल रही हो। मैं सोचता था मेरी माँ जो बोल रही है वही ठीक है। मैंने और रीना ने एक साथ नौकरी ज्वाइन की थी, एक ही ऑफिस में। पहले 6-7 महीनों तक तो हमारी आपस में ज़्यादा बात नहीं होती थी। एक बार बातचीत होनी शुरू हुई तो फिर होती चली गई। हम दोनों को ही एक दूसरे से प्यार हो गया। मैं जिस परिवेश में आया था वहाँ के लोगों के लिए तो रीना जैसी सुंदर अमीर लड़की मिलना एक सपने जैसा था। शुरू में रीना के परिवार के विषय में मुझे नहीं पता था, इसलिए मुझे उससे वास्तव में ही सच्चा प्यार हुआ था। जब हमारी बातचीत नहीं हुई थी तो मुझे नहीं लगता था कि रीना जैसी सुंदर और इतनी होशियार लड़की मुझसे भी दोस्ती करेगी। लेकिन जब रीना की ओर मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उसने मेरी दोस्ती को कबूल भी कर लिया तो मेरा ये भ्रम भी टूट गया कि मैं गरीब घर से हूँ या इनकी बराबरी का नहीं हूँ। क्योंकि जॉब लगने के बाद भी मेरे अंदर ये हीन भावना रहती थी। मैं किसी के साथ खुलकर बात नहीं कर पाता था। मुझे सलीके से कपड़े पहनने ढंग से नहीं आते थे। मम्मी अपने आसपास के परिवेश में जैसा पहनना ओढ़ना चलता था उसी हिसाब से मेरे लिए कपड़े लाती थी। मैं भी वही पहनकर ऑफिस जाता था। जो कपड़े हम अब पहन रहे थे हमारे लिए वो भी बहुत बेहतर थे, परंतु जिस पद पर जिस कार्यालय में मैं काम करता था उस हिसाब से मेरा स्तर बहुत छोटा था, इसलिए हमेशा दबा दबा सा रहता। लड़कियों से तो मेरी बात करने की हिम्मत ही नहीं होती थी। रीना हमारे ऑफिस की सबसे सुंदर और सबसे होशियार लड़की थी। कहाँ वो कॉन्वेंट में पढ़ी हुई लड़की जो बोलती तो इंग्लिश में ही थी, पर मुझे उसे देखकर ऐसा लगता था कि वो हंसती भी इंग्लिश में ही है। ऑफिस के बैचलरों को तो छोड़ो, शादीशुदा पुरुष भी उसके दीवाने थे। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि रीना मेरे जैसे लड़के से दोस्ती करेगी, लेकिन जब उससे मेरी दोस्ती हो गई तो मुझे लगा सारे चांद तारे मेरी झोली में ही गिर गए हैं। मैं जैसा था उसने मुझे वैसा ही अपनाया। वो मेरी सरलता पूर्वक जीवन जीने की शैली से बहुत प्रभावित थी। हम 4 लड़कों के साथ रीना ने ऑफिस में नई जॉब ज्वाइन की। वो लड़के ऐसे लगते थे जैसे जन्मजात अमीर होंगे। उनके बातों से, रहन सहन से उनकी अमीरी झलकती थी। उनके सामने मैं कहीं नहीं था, लेकिन रीना ने मेरे से दोस्ती की, प्यार किया। जब से मेरी उससे दोस्ती हुई मेरे कदम जमीन पर नहीं पड़ते थे। कल तक ऑफिस में जिस महेश की आवाज़ तक किसी ने न सुनी थी, उस महेश के दिन भर चहकते रहने से सब हैरान थे। रीना जैसी लड़की का मेरा झोली में गिरना ऑफिस के बाकी बैचलरों को तो चौंका गया, लेकिन मेरा दिमाग साथ में आसमान पर चढ़ गया। यहाँ से मेरे अंदर गुरूर सा पैदा होने लगा। मैंने अपने को खुश नसीब समझकर रीना को खुश नसीब समझना शुरू कर दिया कि मेरे में ही जरूर कुछ बात होगी। तब तो रीना जैसी लड़की मुझे मिली। उसके घर भी गया मैं कई बार। उसकी हैसियत देखकर मैं चकरा गया। मन में डर भी बैठ गया। जब भी वो मुझे अपने घर चलने को कहती, मैं यही कहता कि मेरे माता पिता परिवार सहित चंडीगढ़ में रहते हैं, वहीं हमारा बड़ा सा बंगला है और मेरे पिताजी वहाँ बिजनेस करते हैं। इस पर उसका कहना था कि एक बिजनेसमैन के बेटे होकर भी तुम कितने सिंपल हो। मुझे तुम्हारी यही सादगी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो खुद बहुत अमीर थी, माता पिता की इकलौती संतान थी। इसके बावजूद उसके अंदर इस बात का घमंड नहीं था। शायद उसने मुझ में भी वही देखा जो वो खुद थी। प्यार हुआ तो वो अक्सर कहती कि कभी अपनी फैमिली से मिलवाओ मुझे, कभी अपने घर ले चलो मुझे। जो इंसान 2 बस बदलकर और 2 रिक्शे की सवारी करके ऑफिस आता हो, फिर घर जाता हो, जिसके माता पिता उसी शहर में एक छोटी सी बस्ती में रहते हो, वो इतनी सुंदर लड़की को कैसे उनसे मिलवाने ले जाता। जब इंसान एक बार झूठ बोल देता है तो उसी झूठ को छुपाने के लिए पता नहीं कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। ये मैं आपको आगे बताता हूँ। कैसे रीना को अपने घर ले जाऊँ, कैसे परिवार से मिलाऊं, इसकी प्लानिंग रोज मेरे दिमाग में चलती रहती। एक दिन जब ऑफिस से गया तो जहां 2 घंटे में घर पहुंच जाता था, आज घर पहुंचने में 4 घंटे लगा दिए
और जब मुंह लटकाकर घर पहुंचा तो माँ बोली, कहाँ था इतनी देर तक, इतना थका हुआ क्यों है? फिर क्या था, मैं शुरू हो गया। आज तो घर देर से आया हूँ, मैं तो ऑफिस भी ऐसे ही देर से पहुँचता हूँ रोज रोज। मैंने माँ से कहा कि यहाँ बस्ती से मेरा ऑफिस काफ़ी दूर पड़ जाता है, जिस कारण मुझे रोज ऑफिस पहुँचने में देर हो जाती है। इसलिए मम्मी, अगर नौकरी बचाकर रखनी है तो मुझे वहीं आसपास कोई कमरा लेना पड़ेगा किराए पर। माँ के लिए तो ये बेकार का खर्चा था। मुझे जितनी भी सैलरी मिलती वो सब मेरे अकाउंट में जाती। कार्ड माँ के पास ही रहता था। रोज घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने का किराया देती थी माँ मुझे। खाने का टिफिन घर से मिलता। ऐसे में यदि मैंने ऑफिस के नज़दीक ही किराए का घर ले लिया तो मकान के किराए के साथ साथ खाने का खर्चा कितना होगा, ये सोचकर माँ गुस्सा हो गई। मैंने कहा, कोई बात नहीं माँ, अगर तू नहीं चाहती तो मैं अपनी मर्जी से थोड़ा ये सब करूँगा, लेकिन फिर तू देख लेना, रोज रोज देर से ऑफिस पहुँचने का अंजाम भी मैं तुझे बता चुका हूँ। हर सामान डबल डबल लेना पड़ेगा, इसमें बहुत खर्चा होगा। तो माँ ने बहुत सोच विचार करके निर्णय लिया कि मैं कोई सस्ता सा एक फ्लैट किराए पर ले लूँ, एक कमरे वाला। वहाँ पर मेरे बिस्तर के अलावा कुछ नहीं खरीद कर रखना। खाने वाने का इंतज़ाम कहीं बाहर ढाबे में रहेगा। मुझे और क्या चाहिए था इसके अलावा। मैंने दुख दिखाते हुए माँ को कहा कि माँ, मैं तो बिल्कुल नहीं करना चाहता ऐसे, पर क्या करूँ, नौकरी का सवाल है। मैंने जल्दी जल्दी अपने लिए एक कमरे का फ्लैट किराए पर ले लिया। फ्लैट लेते ही माँ सबसे पहले आकर घर का और इलाके का जायजा लेने पहुँच गई। कॉलोनी के बाहर ही एक ढाबा था, वहाँ से मेरे लिए डिनर की बुकिंग करा गई और ये भी कि पैसा माँ ही देगी। महीने के अंत में नाश्ता और लंच के लिए मुझे सख्त निर्देश मिल गए कि ऑफिस की कैंटीन से खाना है। यूं ही सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। किराए पर कमरा लिए महीना भी नहीं हुआ होगा, माँ ने मेरे लिए लड़की देखना शुरू कर दिया। हर शनिवार रविवार को माँ मुझे घर पर बुलाकर लड़की दिखाने लगी। अच्छे घरों के लोग हम जैसे गरीबों की बस्ती में लड़की देना नहीं चाहते थे और बस्ती की किसी लड़की से माँ मेरी शादी नहीं कराना चाहती थी। ये बात मेरे लिए तो फायदेमंद थी, लेकिन कोई कोई परिवार मेरी सरकारी में अच्छे पद से लालियत होकर अपनी बेटी इस शर्त पर भी देने को राजी थे कि लड़का लड़की शादी के बाद उस गंदी बस्ती में नहीं रहेंगे। क्योंकि मेरी माँ भी पक्की खिलाड़ी थी, वो जानती थी कि बेटे की सरकारी नौकरी को कैसे भूनना है। ऐसे में वो भी लड़के वाले जो सशर्त शादी को तैयार थे, उनके सामने अपनी बहुत शर्त रख देती कि ठीक है, आप दहेज में 3 कमरों का फ्लैट दे दो, हमारा पूरा परिवार वहीं आकर बेटे बहू के साथ रहेंगे। बेटा मेरा अकेला बस्ती नहीं छोड़ेगा। कभी कभी ये डर भी रहता था कि कहीं कोई लड़की वाले मेरी सरकारी नौकरी के लालच में माँ की शर्त मान ना जाए। इस परिस्थिति से निपटने के लिए मैंने माँ के सामने एक दिन रीना की बात छेड़ दी। मैंने कहा, माँ, जैसी लड़की तू ढूंढ रही है वैसी लड़की मेरी नज़र में तो है। माँ ने कहा, अच्छा, कहाँ है? 3 कमरे का फ्लैट देंगे वो दहेज में। मैंने कहा, 3 कमरे का मकान बोल रही है तू? वो तो इतने अमीर हैं कि अगर उनको 3 मंजिल मकान देने को भी बोलोगी तो वो भी वो दे देंगे। जिस छोटे से झूठ से मैंने शुरुआत करी थी, वो झूठ एक दिन क्या रंग लाएगा, मैंने खुद भी कभी सोचा नहीं था। माँ बोली, क्या बोल रहा है? सच में कौन है वे लोग? अरे लड़की लंगड़ी कहानी होगी। अपनी बेटी के ऐब छुपाने के लिए लोग जो मांगो वो दे देते हैं। पर बेटा, तू कर लेगा लंगड़ी कहानी से शादी? मैं बोला, क्या माँ, कुछ भी मत बोलो। आपको पता है लड़की कितनी सुंदर है, अमीर है, अपने माँ बाप की इकलौती संतान है और सबसे बड़ी बात है कि मेरे ही ऑफिस में मेरे बराबर की पोस्ट में नौकरी करती है। माँ जैसे सपना देख रही हो, उसको तनख्वाह भी तेरे बराबर मिलती है, पर वो हमारे जैसे गरीब लोगों के घर में क्यों कर रहे हैं अपनी इकलौती बेटी की शादी? महेश बोला, माँ, मेरी जो पोस्ट है ना ऑफिस में, ऑफिसर की है। किसी को पता नहीं है कि हम लोग इतने गरीब हैं। वो लड़की तो मरती है मेरे पर, उसको हमारे घर के बारे में कुछ पता नहीं है। वो तो मैं तेरी इजाज़त के बिना कुछ करना नहीं चाहता, नहीं तो उसके माता पिता तो कब से मेरे पीछे पड़े हैं हाथ धोकर कि हमारी बेटी से शादी कर ले। माँ से भी झूठ पर झूठ बोल रहा था मैं, पर ये सब मैं अपने प्यार को पाने के लिए कर रहा था।
मैंने भी सुना था कि प्यार और लड़ाई में सब जायज होता है। माँ बोली, देख बेटा, अगर वो लोग 3 कमरों का फ्लैट दे रहे हैं तो बाकी सब सामान तो देंगे ही, इसलिए मेरी बात करवाओ उनसे। मैं दहेज की बात अच्छे से कर लूँगी। तुझे पता है ना मैंने कितनी मेहनत की है तेरे लिए, इसलिए मैंने तुझे यहाँ पहुँचाया कि एक दिन तू किसी भी लड़की से शादी कर लेगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मेरी तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अरे माँ, तुम दहेज की बात करके अंडे देने वाली मुर्गी को पहले ही उड़ा देना चाहती हो। रुको, पहले मैं ढंग से बात कर लेता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो तुमको भी लेकर जाऊँगा। मैंने फिर झूठ बोलकर माँ को भी आश्वासन दे दिया। माँ बोली, कैसे माता पिता है फिर उस लड़के के परिवार से मिले बिना ही रिश्ता पक्का करने पर तुले हैं। महेश, मुझे लगता है लड़की में ही कोई खोट है, तभी तो वो लोग खोट वाली लड़की तुझ पर चिपका रहे हैं। बेटा, जब तू खोट वाली लड़की से शादी कर ही रहा है तो क्यों ना उनसे मुंह मांगा दहेज लेकर ही लड़की को लाई। महेश बोला, माँ, लड़की को मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ, जानता हूँ कोई खोट नहीं उसमें, मेरे बराबर की पोस्ट में नौकरी करती है वो। अगर उसमें कोई खोट होता तो उसकी सरकारी नौकरी नहीं लगती। फिर मैंने झूठ बोल दिया। माँ बोली, ठीक है, तू बात कर ले उनसे, हमको 3 कमरों वाला फ्लैट चाहिए, वो भी शादी से पहले। गाड़ी, घर का पूरा सामान जैसे रंगीन टीवी, फ्रिज, कपड़े धोने की मशीन, गैस चूल्हा चाहिए 3 चूल्हे वाला, बता देना उनको, सोफा सेट, डबल बेड सब कमरों के लिए, इत्यादि इत्यादि। महेश माँ की लिस्ट सुनकर बोला, बस करो माँ, ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं होती, आजकल हर कोई देता है अपनी बेटी का घर बसाने के लिए। तुम भी ना माँ, क्या छोटी छोटी लिचड़ चीज़ों की मांग कर रही हो। अगर हमारी शादी हो जाती है तो एक ही तनख्वाह में ही हम ये सामान ले आएंगे। माँ बोली, देख महेश, मैंने इसलिए तुझे पढ़ाया लिखाया नहीं कि तू किसी के साथ भी चला जाए हमको छोड़कर, फिर लड़के वालों का हक होता है ये सब मांगना। देख, अगर उन्होंने हमारी मांग के अनुसार दहेज नहीं दिया तो मैंने तेरी शादी कहीं और जगह कर देनी है। महेश बोला, अरे माँ, इसकी नौबत ही नहीं आएगी, वैसे तो वो लोग ये सब देंगे जो तूने कहा है, अगर नहीं भी देते तो चिंता की बात ही नहीं है। तुझे बताया ना मैंने कि वो इकलौती लड़की है अपने माता पिता की, कल को उसके माता पिता की पूरी जायदाद उसके नाम पर ही होनी है। अगर आज कुछ भी नहीं देंगे तो कल तो उनका सब कुछ हमारा ही है। अभी हम खरीद लेंगे जो चाहिए होगा, क्योंकि उसको भी मेरे बराबर तनख्वाह मिलती है। किसी बेरोजगार लड़की से मेरी शादी करोगी तो वो सब सामान एक बार में तो ला देगी, उसके बाद तो सब कुछ मेरी तनख्वाह से ही खरीदवाएगी, फिर कैसे चलेंगे 2-2 घर। माँ तो किसी लंगड़ी कानी से भी मेरी शादी करवाने को तैयार थी, अगर उनके मन मुताबिक दहेज मिल जाता तो। जब मैंने माँ को पूरा हिसाब किताब करके सारी बात समझाई तो माँ की समझ में आ गया और बोली, ठीक है, तू बात कर ले फिर उसी ऑफिस वाली लड़की से, तुझे रहना है उसके साथ, हमको तो जो चाहिए वो मिलना चाहिए। मेरी तो जैसे लॉटरी खुल गई, लेकिन इस शादी के लिए, माँ को मनाने के लिए उसने जो और जितने झूठ बोले थे वो कैसे पूरे होंगे, उनका क्या होगा, उसके बारे में वो उस समय सीरियस नहीं था। सोचा कि एक बार शादी हो जाएगी तो माँ भूल जाएगी सब कुछ। मैंने अपनी शादी रीना से करने के लिए जो भी माँ से कहा, पर स्थिति बिल्कुल उसके उलट थी। रीना को मुझसे प्यार था, पर शादी की बात उसने कभी मुझसे की ही नहीं। मैं था जिसे जल्दी थी कि कब उसकी शादी रीना से हो। माँ को मनाने के बाद अब रीना को मनाने की बारी थी। यहाँ भी झूठ के सहारे ही काम चलाना था, तो मैंने शनिवार इतवार के बाद 2 दिन ऑफिस से छुट्टी ली और किराए के कमरे में पड़ा रहा। जब वो सोमवार को ऑफिस नहीं पहुंचा तो रीना उसको कॉल करती रही, पर मैंने एक बार भी रीना के कॉल का रिस्पॉन्स नहीं दिया। वही सब उसने मंगलवार को भी किया। बुधवार को जब मैं ऑफिस पहुंचा तो रीना ने मेरे ऑफिस से अनुपस्थिति होने का कारण पूछा, जिसके लिए 2 दिन से मैंने भूमिका तैयार कर रखी थी। पहले से तैयार कहानी को बहुत ही दुखी तरीके से रीना को बताते हुए कि माँ उसकी शादी कहीं और तय कर देना चाहती है। पिछले 2 दिन से माँ ने उसे न जाने कितनी लड़कियां दिखा दी, पर उसकी नज़र में तो पहले से ही तुम हो रीना, इसलिए कोई और लड़की जमती ही नहीं। इस वजह से घर में बहुत कलह हो रखी है।
अब तुम ही बताओ कि या तो तुम मुझसे शादी कर लो या फिर बोल दो कि तुम्हारा प्यार झूठा था। रीना इस तरह अचानक से महेश के विवाह प्रस्ताव का जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी, तो वो बोली, महेश, मैंने तो अभी तक अपने घर में तुम्हारे और अपने प्रेम प्रसंग का जिक्र भी नहीं किया है और तुम एकदम से शादी पर बात ले आए हो। अभी अभी तो हमारी नौकरी लगी है, दोनों के पास थोड़ा भी जमा पूंजी नहीं है, कैसे मैनेज करेंगे हम अपने खर्चे। ऊपर से हमारे पास अपना घर भी नहीं है मेन सिटी में। पता है तुमको, एक 1 BH का घर अच्छी सोसाइटी में लेने के लिए भी कम से कम 30-40 लाख रुपए चाहिए होंगे। कहाँ से लाएंगे ये सब। महेश फिर झूठ बोलता है, अरे तुम क्या खरीदोगी घर, मेरे पापा ने हम दोनों के लिए 3 BH फ्लैट बुक कर लिया है। आफ्टर ऑल उनका इकलौता बेटा हूँ मैं, क्या वो मुझे किसी अच्छी सोसाइटी में एक फ्लैट लेकर भी नहीं दे सकते। मैं ही तो उनकी सारी जायदाद का वारिस हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा गृह प्रवेश अपने 3 कमरे वाले फ्लैट में ही करवाऊंगा। बाकी और खर्चे क्या है हमारे, खाना पीना कपड़े, क्या हम लोग अपनी मासिक पगार में वो सब मैनेज नहीं कर सकते। तुम तो अपनी तनख्वाह को पूरी तरह से अपने पर खर्च करना, जमा करना, जो करोगी करना। मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए हो, मुझे कोई लालच नहीं है तुम्हारे पैसे का। कोई भी खर्चा होगा सब मेरे पैसे से ही होगा, समझ गई ना। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है शादी में। महेश ने रीना को पूरी तरह से शीशे में उतार लिया था। उसने कहा, ठीक है, मैं घर में मम्मी पापा से तुम्हारे बारे में बात करती हूँ। दूसरे दिन सुबह नाश्ते के समय रीना ने जब अपने और महेश के बारे में घर वालों को बताया तो माँ पिताजी ने बहुत समझाया कि वो अभी शादी करने में जल्दबाजी ना करे। हम लोग बिजनेस वाले लोग हैं, वो तेरा शौक था कि तुझे जॉब करनी है तो हमने मना नहीं किया। तू कुछ दिन अपनी जॉब में मजे ले, उसके बाद किसी बिजनेसमैन के बेटे से तेरी शादी करवा देंगे। और तुझे भी कहा था हमने कि नौकरी के साथ साथ MBA भी कर ले, ताकि कल तेरे नाम ही तो सारा बिजनेस होगा। कैसे संभाल पाएगी बिना तजुर्बे और बिजनेस डिग्री के। रीना बोली, मम्मी पापा की सलाह सुनकर आप लोग भी ना, मैंने जीवन में जो भी किया है ना मम्मी, हमेशा सफल रही हूँ और ये बिजनेस मुझे पसंद नहीं है। आप लोग बिजनेस का भार मेरे ऊपर मत डालो। जहाँ तक शादी बिजनेसमैन से करने की बात है तो मैं महेश से प्यार करती हूँ। हम दोनों इतना कमा लेते हैं कि अपना गुजारा हो जाएगा। माँ बोली, बेटा खाली गुजारा करने की बात नहीं होती, 10 प्रॉब्लम होती है जीवन में और बिना पैसे के उन प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं मिलता। रीना ने अपनी छोटी सी उम्र में अपनी मेहनत से जो छोटी छोटी उपलब्धियां हासिल की थी, उसको लग रहा था कि उसने जीवन की जंग जीत ली है, अब वो कुछ भी कर सकती है। यही सोचकर वो मम्मी से कहती है कि मुझे आप लोगों के पैसे और बिजनेस की कोई ज़रूरत नहीं है। महेश के पिता का बहुत बड़ा बिजनेस है, वो हमको शादी में 3 BH का घर मेन सिटी में गिफ्ट कर रहे हैं। माँ, पैसा ही नहीं होता सब कुछ, प्यार जिसके पास होता है उसको किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। पागलपंती की बातें हद से ज़्यादा करते हैं प्यार नामक सांप से डसे लोग। यहाँ भी रीना वही राग लाप रही थी। मम्मी पापा को जब लगा कि ये हमारी बात सुनने वाली नहीं है तो वे बोले, जो करना है करो, कल कुछ भी तुम्हारे साथ होता है तो हमारे पास रोने मत आ जाना। तुम्हारे हिस्से का हमने तुमको जो देना है वो तो देंगे ही। बस इसी मन मुटाव में रीना की शादी महेश से हो गई। उसके बाद जो हुआ अब वो पहले ही पढ़ चुके हैं। महेश ये सब अपने बयान में दर्ज करवा रहा था। बयान दर्ज होने के बाद उसने अपने हाथों से लिखित स्टेटमेंट भी दिया कि आज जो भी हालत रीना की है उसके लिए वो और उसका पूरा परिवार पूरी तरह से जिम्मेदार है। हमारे रोज रोज के जुल्मों के कारण रीना आत्महत्या करने को मजबूर हुई। उसकी लिखित तहरीर देने के बाद उसको दोबारा जेल की कोठरी में डाल दिया गया। जेल की कोठरी में बैठा वो सोच रहा होता है कि कैसे कैसे उसके झूठ के कारण उसका और रीना का जीवन उसके घर वालों ने पैसे के लालच में बर्बाद कर दिया। और आज माँ सारा इल्जाम उसके सिर डालकर पतली गली से बचकर निकलना चाहती है। इतने में हॉस्पिटल से थाने में फोन आया कि रीना को पूरी तरह से होश आ गया है। अगर पुलिस चाहे तो उसके बयान ले सकती है। थाने से SHO साहब अपने साथ 2 महिला पुलिस कर्मियों को लेकर अस्पताल पहुंचे और उन्होंने रीना से उसके बयान लिए तो उसने कहा कि उसने गलती से कप सिरप की शीशी समझकर कीटनाशक की दवाई पी ली थी।
मुझे किसी ने आत्महत्या के लिए नहीं उकसाया, ना ही इसके पीछे किसी का हाथ है। रीना के बयान के कारण पूरा केस ही खत्म हो गया। थाने में बंद सभी गुनहगारों को रिहा कर दिया गया। रिहा होते ही माँ महेश के करीब आकर बोली, इतना टॉर्चर भी मत किया कर उसको कि वो आत्महत्या कर ले। बड़ी मुश्किल से बचे हैं इस बार, पर घर जाकर उसकी क्लास लेंगे अच्छे से। कितने दिन हो गए इस जेल की कोठरी में पड़े पड़े, सब उसका ही तो किया धरा है। महेश माँ की बातों को सुनता रहा और उसने अपने लिए टैक्सी बुलाई तो माँ और बहनें तुरंत टैक्सी में बैठने लगी। महेश ने उन सबसे कहा, बाहर निकलो टैक्सी से भी और आज से मेरी जिंदगी से भी। वो टैक्सी में बैठा और सीधा हॉस्पिटल पहुंचा, जहां रीना के घर वाले उसको डिस्चार्ज दिलाकर घर ले जाने की तैयारी कर रहे थे। महेश को देखकर सबने बुरा सा मुंह बनाया तो महेश रीना के पैरों में पड़कर बुरी तरह से रोने लगा। रोते रोते कहने लगा, रीना, मैंने तुमसे सच में सच्चा प्यार किया था, लेकिन वक्त और हालात ने कब मेरे प्यार को मेरी माँ के लालच के कारण मतलब में बदल दिया, मुझे खुद पता नहीं चला। तुमको पाने के लिए मैंने तुमसे और अपने परिवार से भी बहुत झूठ बोले। तब मैंने सोचा था कि शादी के बाद माँ दहेज को भूल जाएगी, लेकिन माँ के अंदर तो दहेज की सुरसा बैठी हुई थी। माँ कहाँ मानने वाली थी। मैंने बचपन में अपनी माँ के संघर्ष को भी देखा था। मैं जो भी बना ये माँ की मेहनत और प्रेरणा थी। मैं सोचता था मेरी माँ की इतनी बड़ी उम्र है, वो कभी अपने बच्चे के बारे में गलत थोड़ी सोचेगी, लेकिन मैं गलत था। आज मुझे पता चला कि उम्र बड़ी होने से तजुर्बे नहीं आ जाते। तुम माँ से बहुत छोटी उम्र में हो, लेकिन तुमने जिस तरीके से आज इस मामले को सलटा दिया, अच्छी उम्र दराज के लोग भी नहीं कर सकेंगे। माँ मुझे जैसा जैसा कहती रही मैं वही करता रहा। कभी नहीं सोचा कि एक औरत को दुख देकर मैं दूसरी औरत को खुश करके खुद भी पाप का भागी बन रहा हूँ। रीना, तुम मुझे एक मौका और दो, बस एक मौका। अगर इस बार मैं अपने प्रॉमिस में फेल हुआ तो जो सजा देनी हो मुझे देना, पर मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। रीना के घर वाले, जो कि हमेशा इस रिश्ते के खिलाफ थे, बोले, हम तेरे साथ है बेटा, अगर तू इसको एक मौका देना चाहती है तो जरूर दे। रीना बोली, ठीक है माँ, आप हमेशा बोलती थी ना कि तजुर्बे उम्र से नहीं हालातों से होते हैं। लगता है महेश को जेल जाकर जीवन कैसे जीना है उसका तजुर्बा हो गया है, इसलिए उसको एक मौका और देना बनता है। लेकिन महेश, तुमको एक वार्निंग देती हूँ सबके सामने कि इस बार तुमने ऐसा कुछ भी किया जिससे मुझे मरने के लिए मजबूर होना पड़े तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही जहर देकर मारूंगी, उसके बाद खुद मरूंगी। इस बार मुझसे गलती हो गई थी। महेश बोला, जरूर जरूर। ये सब सुनकर सब लोग हंसने लगे। कहानी के अंत में इतना कहूंगी कि किसी के जीवन में भगवान ऐसे हालात पैदा ना करे कि उसे आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़े। अगर किसी के शादीशुदा जीवन में ऐसा कुछ होता है तो वो भी खुशी खुशी एक दूसरे को शादी के बंधनों से मुक्त कर दो, या फिर आपसी सहमति से साल 6 महीने के लिए एक दूसरे से दूर हो जाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि दूरियां भी जीवन में भरे जहर को कम करने का काम करती है। अकेले रहकर इंसान को सोचने का मौका मिल जाता है कि वो कहाँ सही था और कहाँ गलत। यानी पति पत्नी एक दूसरे से दूर रहकर आत्म मंथन करके तो सभी समस्याओं का हल खुद ब खुद निकल जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।